हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जोनटेक डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम BCTQ प्रोग्राम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन के पीछे के कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू दे रखी है और हमें निकालनी है करंट डेंसिटी इस पॉइंट पे। ठीक है, और करंट डेंसिटी हमारी क्या होती है, जी होती है। ओके, तो पॉइंट हमें दे रखा है 690 और 3। इसका मतलब हमें एक्स वाई जेड तो दे नहीं रखा, आपको कोई और कोऑर्डिनेट सिस्टम के पैरामीटर दे रखे हैं। तो पहले हम कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ लेते हैं कि कितने तरह के होते हैं और उनका आपस में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो 3 तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। पहला होता है आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, सेकंड होता है आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और थर्ड होता है आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो देखो, कार्टेशियन में क्या होता है, इसमें होता है एक्स वाई जेड, जो हम सिंपल हर सब्जेक्ट में यूज़ करते हैं एक्स वाई जेड। ठीक है, सेकंड होता है आपका सिलेंड्रिकल, तो इसमें होता है आर फाई और जेड। थर्ड है आपका स्फेरिकल, तो इसमें क्या होता है आर थीटा और फाई। ठीक है, तो यहाँ से पहला क्वेश्चन ये बनता है कि इन सब की रेंज क्या है। तो देखो, जो आपके एक्स वाई जेड है ना, एक्स वाई जेड, इनकी रेंज होती है -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। ओके, और यहाँ पे जो आर है उसकी रेंज होती है 0 से इन्फिनिटी। इसके बाद बात आती है थीटा और फाई की। तो देखो, थीटा फाई, थीटा की रेंज होती है 0 से पाई और जो ये फाई है इसकी रेंज होती है 0 से 2 पाई। मैक्सिमम आपसे एग्जाम में थीटा की रेंज पूछी जाती है जो क्या होती है 0 से पाई तक। तो आपकी पहली चीज़ तो याद रखनी है कि इन सब की रेंज क्या होती है और कोऑर्डिनेट सिस्टम कितनी तरह के होते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें कोई डेटा दे रखा हो सिलेंड्रिकल में और हमें उसको कार्टेशियन में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे, और अगर हमें स्फेरिकल में कोऑर्डिनेट्स दे रखे हो तो उसको हम कार्टेशियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखो, पहले पढ़ते हैं हम कि हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और सिलेंड्रिकल, इनमें आपस में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे। तो देखो, कार्टेशियन होता है एक्स वाई जेड और सिलेंड्रिकल होता है आपका आर फाई और जेड। तो इनमें क्या रिलेशन होता है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू होती है आर कोस फाई और वाई की वैल्यू होती है आर साइन फाई। और यहाँ बात की जाए तो आर की वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। फाई की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लोगे, वो क्या हो जाएगी tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स। और जेड क्या है, दोनों में सेम रहता है, जो यहाँ पे जेड है वो यहाँ पे जेड होगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आपको आर की वैल्यू पता है, फाई की वैल्यू पता है, तो आप एक्स निकाल लोगे, वाई निकाल लोगे और जेड तो आपको जो दे रखा होगा वही सेम होगा। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, कार्टेशियन और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो कार्टेशियन में क्या होता है एक्स वाई जेड, स्फेरिकल में क्या होता है आर थीटा और फाई। तो देखो, एक्स क्या होता है यहाँ पे आर साइन थीटा कोस फाई, वाई क्या होता है आर साइन थीटा साइन फाई, और जेड क्या होता है आर कोस थीटा। स्फेरिकल की बात की जाए तो आर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट। थीटा क्या होगा, थीटा यहाँ से निकाल लो, क्या हो जाएगा कोस इनवर्स जेड अपॉन आर। फाई क्या हो जाएगा, फाई इससे निकाल लो,
वो क्या हो जाएगा tan इनवर्स y/x। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या दे रखे हो, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हो, तो आप उसको आसानी से एक्स वाई जेड में कन्वर्ट कर लोगे। क्योंकि देखो अगर आपको आर की वैल्यू पता हो, थीटा पता हो और फाई पता हो, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर थीटा फाई आपको नॉन है, तो एक्स निकाल लोगे, वाई निकाल लोगे और जेड निकाल लोगे। ओके, तो ये हो गया कार्टेशियन और स्फेरिकल, और ये हो गया आपका कार्टेशियन और सिलेंड्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन। इसके अलावा इससे क्वेश्चन ये बनता है रेंज का, तो थीटा की रेंज आपको याद रखनी है कि 0 से पाई होती है और फाई की 0 से 2 पाई तक होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन करने से पहले आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली तो ये आपको किस में दे रखा है, सिलेंड्रिकल में, कोऑर्डिनेट सिस्टम में। क्योंकि देखो ये क्या आर है, ये क्या फाई और ये क्या है जेड है, हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, कार्टेशियन में, एक्स वाई और जेड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये तो हमने सीख लिया। दूसरी बात, हमें निकालना क्या है, करंट डेंसिटी, हमें दे क्या रखा है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, तो इनमें रिलेशन होता है, देखो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एच क्या होता है, जे। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, हमें जे की वैल्यू मिल जाएगी और एक्स वाई जेड की वैल्यू जे में पुट करेंगे तो हमें हमारा राइट आंसर मिल जाएगा। तो पहले बात करते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन की। तो देखो हमें आर पता है, फाई पता है और जेड पता है, हमें निकालना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हमारा एक्स क्या था, आर कोस फाई। तो देखो आर कितना है 6, कोस कितना है फाई 90, तो ये क्या हो गया 0। वाई की बात की जाए तो आर साइन फाई, आर कितना है 6 और फाई कितना है 90, तो ये क्या हो जाएगा 6, क्योंकि साइन 90 कितना होता है 1, और जेड आपका जो दे रखा है वही रहेगा। इसका मतलब हमारे क्या आ गया 0, 6 और 3, एक्स वाई जेड की हमारी वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है, अब हम निकालते हैं क्या, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एच, वो क्या है जे के इक्वल है। तो वो कैसे निकलता है, देखो अगर हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो वो कैसे निकलता है, सबसे पहले एक्स कंपोनेंट, फिर वाई, फिर जेड। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, फिर वाई के रिस्पेक्ट में और फिर जेड के रिस्पेक्ट में। फिर यहाँ पे एक्स का कंपोनेंट आएगा, फिर वाई का और फिर जेड का। तो देखो हमें एक्स का कंपोनेंट दे रखा है एक्स स्क्वायर, वाई का दे रखा है 2yz और जेड का दे रखा है माइनस का एक्स स्क्वायर। तो ये बन गई हमारी मैट्रिक्स। अब इसको सोल्व कर लो। देखो एक्स का कंपोनेंट क्या आएगा, तो हम क्या करते हैं, ये वाली रो और ये वाला कॉलम हाइड कर लेते हैं और इसको सोल्व करते हैं। तो देखो डेल अपॉन डेल वाई क्या आ गया, माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस डेल अपॉन डेल जेड क्या आ गया 2yz। ये आ गया आपका किसका, एक्स का कंपोनेंट। फिर वाई का, तो आपको पता है पहले वन प्लस लेते हैं, फिर माइनस लेते हैं, फिर प्लस लेते हैं जब हम मैट्रिक्स को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का ए वाई, ये वाली रो और ये वाले कॉलम हाइड कर दो। तो क्या गया डेल अपॉन डेल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस डेल अपॉन डेल जेड एक्स स्क्वायर। इसके बाद ए जेड के कंपोनेंट की बात करते हैं, तो वो क्या आ जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स 2yz माइनस डेल अपॉन डेल वाई एक्स स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लो। देखो ये क्या है, एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है क्योंकि इसमें कोई वाई की टर्म नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 0। इसमें जेड है आपको, तो जेड का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है जेड के रिस्पेक्ट में 1, तो यहाँ क्या बच जाएगा माइनस का 2y। तो एक्स का कंपोनेंट क्या आ जाएगा माइनस का 2y। ठीक है, अब देखो इसमें माइनस ए वाई, इसमें क्या आ जाएगा माइनस का 2x और ये 0 हो जाएगा क्योंकि जेड की कोई क्या है टर्म नहीं है इसके अंदर। और यहाँ बात की जाए तो एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, यहाँ कोई एक्स की टर्म नहीं है 0 और यहाँ कोई वाई की टर्म नहीं है 0। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया माइनस 2y ए एक्स कैप प्लस 2x ए वाई कैप। अब अगर बात की जाए किसकी, एक्स वाई जेड की, तो हमारे क्या थे 0, 6 और 3, वो यहाँ पुट कर दो। क्या थे
0 6 3। इसका मतलब x कितना है 0, y कितना है 6 और z कितना है 3। तो यहाँ पुट कर दो, तो y कितना है हमारा 6, तो क्या गया -12 ax कैप, ये हमारा क्या हो जाएगा 0। तो ये आगे हमारी फाइनल वैल्यू किसकी, करंट डेंसिटी की, -12 ax कैप। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, डी। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपको निकालना है क्या, वही मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। कहाँ पे, सेंटर पे। किसके सेंटर पे, एक स्क्वायर लूप दे रखा आपको, उसके सेंटर पे आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ओके, तो देखो इसको समझो। इसके अलावा में क्या दे रखा है, इसके अलावा में दे रखा है कि ये क्या है, z इक्वल टू 0 प्लेन पे है। इसका क्या मतलब हुआ, z इक्वल टू 0 कहाँ पे होता है, मतलब हमारी जो स्क्वायर लूप है ना वो क्या है, एक्स वाई प्लेन में है। क्योंकि एक्स वाई प्लेन में ही तो क्या होता है, z हमारा क्या होता है 0 होता है। इसके अलावा में दे रखा है कि जो हमारा जो स्क्वायर है ना उसकी साइड कितनी है, d है, ठीक है, और उसमें I एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये सारी डिटेल हमें दे रखी है और हमें उसके सेंटर पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखो ये आपका क्या है, एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। तो आपका मान लो स्क्वायर यहाँ पे है, ओके, ये इसका क्या है, सेंटर है। ये मैंने मान लिया ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। और ये स्क्वायर है तो इसकी चारों भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी, जो हमें दे रखी है कितनी है, डी। ओके, सेंटर मान लिया मैंने ओ। इस पे हमें निकालना है क्या, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, वो क्या है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये डिटेल हमें पता है। अब देखो एक बार, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए कंडक्टर। कोई कंडक्टर है, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, तो देखो वो ये होती है H इक्वल टू आई अपॉन 4πr साइन अल्फा 2 माइनस साइन अल्फा 1 AX A फाई कैप, ठीक है। ये इसकी क्या है, डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो ये इसका होता है फॉर्मूला। अब बात करोगे कि अल्फा 2 और अल्फा 1 क्या है, तो इसको समझो। ये हमारा क्या है, कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और ये हमारा क्या है, कोई कंडक्टर है, ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो देखो ये क्या है, इसके टॉप से एंगल बनाएगा और इसके बॉटम से एंगल बनाएगा। यही होते हैं क्या, अल्फा 1 अल्फा 2। ये होता है अल्फा 1 और ये होता है अल्फा 2। ये इक्वल भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो देखो हमारा जो केस है इसमें देखो सेंटर की बात हो रही है यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि ये वाला सेंटर है, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, आधी, और ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, आधी। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा अल्फा 2 और अल्फा 1 है वो क्या है, इक्वल है, ओके। लेकिन होगा क्या, जो अल्फा 1 है ना वो माइनस अल्फा 2 के इक्वल होगा। इसका मतलब जो हमारी h की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, अब डायरेक्ट याद रख लो, आई अपॉन 2πr साइन अल्फा, और ये इसकी क्या हो गई, डायरेक्शन हो गई। ये होता है फॉर्मूला, आई अपॉन 2πr साइन अल्फा A फाई कैप। अगर आप यहाँ इस इक्वेशन में पुट करोगे तो भी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्या आएगा, 2 साइन अल्फा आएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2, तो आई अपॉन 2πr साइन अल्फा A फाई। ये आप डायरेक्ट याद रख सकते हो कि ये होता है इसका फॉर्मूला। अब आओ इस पे देखो, हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारा ए बी साइड है ना, इसके कारण इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, आई अपॉन 2πr साइन अल्फा और इसकी डायरेक्शन। तो देखो आई हमें दे रखा है कि इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, तो आई का आई रहेगा अपॉन 2πr। आर कितनी हो जाएगी, तो आर देखो ये वाली डिस्टेंस होती है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है,
हमारी जो टोटल साइड है उसकी आधी है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी d/2। इसके बाद साइन अल्फ़ा, तो देखो ये एंगल निकालना है हमें अल्फ़ा, तो अगर बात की जाए किसकी टेन अल्फ़ा की, तो वो क्या हो जाएगा d/2 डिवाइड बाई d/2, इसका मतलब 1, क्योंकि ये भी d/2 है और ये भी d/2 है, तो दोनों का रेशियो क्या आया 1। इसका मतलब हमारा अल्फ़ा कितना आ गया 45 डिग्री। तो यहाँ पुट कर दो साइन 45 और ये डायरेक्शन। अब देखो मैंने डायरेक्शन ये पॉजिटिव क्यों लिया है, क्योंकि अगर क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा होता है ना करंट तो हम पॉजिटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज हम नेगेटिव लेते हैं। अब इसको सॉल्व करो, ये क्या हो गया 2i/2πd और ये क्या हो जाएगा 1/√2 और a phi कैप। इसको जब सॉल्व करोगे तो लास्ट में आएगा i/√2πd और a phi कैप। ये कितना आया एक भुजा के कारण, ये सिर्फ आया इस भुजा के कारण, ऐसे ही इस भुजा और इस भुजा, चारों भुजाओं के कारण होगा, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा इसका 4 गुना। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा हमारा 4 × HAB, तो वो क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय i/√πd और a phi। तो देखो इसको तो सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2√2 i/π × d a phi कैप। तो ये आ गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए स्क्वायर लूप। तो चलो क्वेश्चन पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 2√2 i/πd। ये तो हमने क्या निकाला एक स्क्वायर लूप के लिए निकाला, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे स्क्वायर लूप की क्या दे दे सर्कुलर लूप, तब कितना होगा, तो याद रखना तब होता है hi/2r, ठीक है। तो आपसे स्क्वायर लूप पूछ सकता है, सर्कुलर पूछ सकता है, या इस पे न्यूमेरिकल दे सकता है। अगर न्यूमेरिकल आएगा तो अगर आपको फॉर्मूला याद है आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है, आपको h की वैल्यू मिल जाएगी स्क्वायर लूप के लिए। अगर सर्कुलर के लिए पूछेगा तो ये फॉर्मूला होता है। चलिए नेक्स्ट में आपको 2 लिस्ट दे रखी है, उनको आपस में मैच करना है। तो इसको मैच करने से पहले समझ लेते हैं कुछ ऑपरेटर होते हैं। जैसे एक ऑपरेटर होता है हमारा डाइवर्जेंस, एक होता है हमारा ग्रेडियंट। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो देखो डाइवर्जेंस क्या होता है, ये क्या करता है, ये वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी में चेंज करता है, और इसको हम सिर्फ वेक्टर पे ही परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। स्केलर पे डाइवर्जेंस ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता। अगर ग्रेडियंट की बात की जाए तो ये क्या करता है, एक स्केलर को किसमें वेक्टर में चेंज कर देगा, ओके। और ग्रेडियंट हमेशा स्केलर पे ही परफॉर्म होगा, वेक्टर पे ये परफॉर्म नहीं होता। तो ये 2 चीज़ आपको याद रखनी है। एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं कि डाइवर्जेंस क्या करता है, तो ये वेक्टर को स्केलर क्वांटिटी में चेंज करता है, और ग्रेडियंट स्केलर को वेक्टर क्वांटिटी में चेंज करता है। नेक्स्ट, अगर हमें दे रखा है कि डाइवर्जेंस ऑफ ए इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या होता है, ए हमारा सोलिनोइड नेचर का होता है, सोलिनोइडल होता है, ओके। और अगर बात दे रखा हो आपको कि कर्ल ऑफ ए क्या होता है, डेल क्रॉस ए, मतलब ए का क्रॉस प्रोडक्ट, अगर वो 0 आ जाए तो ए की नेचर क्या हो जाएगी आपकी इरोटेशनल। देखो हर एग्जाम में इसी टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। आपको क्या दे रखा होता है, कोई वेक्टर दे रखा होता है, ठीक है। उसमें एक कांस्टेंट लेंगे ABC, और आपको बता देंगे कि या तो वो सोलेनोइडल है या वो क्या इरोटेशनल है, तो उस कांस्टेंट की वैल्यू निकालो। पहले या तो ऐसे बनता है, वरना क्या बनेगा कि आपको ए की वैल्यू दे देंगे, फिर बताएंगे कि चेक करिए कि दिए वो वेक्टर क्या है, सोलेनोइडल है या इरोटेशनल है या दोनों है या दोनों में से कोई एक है, ठीक है। तो ये मोस्टली हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये। तो आपको याद रखना है कि अगर डाइवर्जेंस ए क्या हो 0 हो तो वो क्या होगा सोलेनोइड, अगर कर्ल ऑफ ए क्या होगा 0 होगा तो वो क्या होगा
इरोटेशनल। तो ये दोनों कंडीशन आपको याद है तो आप आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर दोगे। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो देखो क्वेश्चन में दे रखा है कर्ल। तो कर्ल किसके लिए होता है? कर्ल से हम चेक करते हैं कि इरोटेशनल है या नहीं है। सेकंड दे रखा है हमें डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस से हम सोलेनोइडल कि सोलेनोइडल है या नहीं है चेक करते हैं। थर्ड आपको दे रखा है क्या कि डाइवर्जेंस ग्रेडियंट। तो देखो ग्रेडियंट क्या करता है? ग्रेडियंट करता है किसको? स्केलर को वेक्टर में, और उसका डाइवर्जेंस हम निकाल सकते हैं। यहाँ देखो डाइवर्जेंस ग्रेडियंट, ठीक है। हमने कोई ए स्केलर है उसका क्या निकाला? ग्रेडियंट ए निकाला, तो हमें क्या मिला? वेक्टर क्वांटिटी मिली, ठीक है। उस पर हम डाइवर्जेंस ऑपरेशन क्या कर सकते हैं? परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है? वैलिड है। और इसी को हम क्या कहते हैं? पॉइजन इक्वेशन, नहीं लाप्लास इक्वेशन कहते हैं इसको, लाप्लास इक्वेशन। तो ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाले से। और फोर्थ ऑप्शन है आपका डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस। तो यहाँ पे देखो हमने डाइवर्जेंस ऑपरेशन परफॉर्म किया किसी वेक्टर पे, तो हमें क्या मिला? स्केलर। फिर ये कह रहा है कि उस पर हमें क्या करना है? डाइवर्जेंस। तो स्केलर पे हम डाइवर्जेंस ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। इसका मतलब ये क्या है? नॉट डिफाइंड। समझ गए? जैसे डाइवर्जेंस किया हमने सबसे पहले, तो हमें क्या मिलेगा? वेक्टर था उसका क्या हो गया? स्केलर। फिर हमें स्केलर पे क्या करना है? दोबारा डाइवर्जेंस परफॉर्म करना है। पर अभी मैंने पढ़ा था कि स्केलर पे हम डाइवर्जेंस ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, ग्रेडियंट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो इसका मतलब ये नॉट डिफाइंड। तो ये हो जाएगा हमारा फोर्थ वन। तो आंसर क्या आ गया? 2 3 1 4। आंसर ए इज द राइट आंसर। ओके, यहाँ आपको ऐसे दे रखा होगा कि कर्ल इक्वल टू 0 है किसी वेक्टर का, कर्ल ए इक्वल टू 0 और डाइवर्जेंस ए इक्वल टू 0, और यहाँ पे भी, ठीक है, और यहाँ पे भी। तो आपको याद रखना है कि कर्ल 0 होता है तो वो होता है इरोटेशनल, अगर डाइवर्जेंस 0 होता है तो वो क्या होता है? सोलेनोइडल। और डाइवर्जेंस ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, पर डाइवर्जेंस ग्रेडियंट ए ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट आपको दे रखा है कि आपको बताना है कि लोरेंज फोर्स लो। तो देखो जो हमारा लोरेंज होता है ना, लोरेंज फोर्स लो, वो ये कहता है कि किसी पार्टिकल पे टोटल जो फोर्स होगा ना, वो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक दोनों फोर्स के इक्वल होगा। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या होता है? Q इंटू ई, और ये कितना होता है? Q V क्रॉस B। ई जहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, V क्या है? वेलोसिटी, और B क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो आपको याद रखना है कि टोटल लोरेंज फोर्स कितना होता है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के सम के इक्वल होता है। तो इसका मतलब B हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है आपको बताना है कि ये जो मैक्सवेल इक्वेशन है ना, वो किस पे बेस्ड है। तो इससे पहले हम समझ लेते हैं कि मैक्सवेल इक्वेशन होती क्या है, उसकी क्या आवश्यकता पड़ी। तो देखो ये कोई चार्ज है, ठीक है, तो इसके चारों तरफ क्या होगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दूसरा चार्ज आएगा, ठीक है, तो वो इस पर क्या लगाएगा? या तो अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, या क्या करेगा? रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव चार्ज आया तो पॉजिटिव आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, और अगर नेगेटिव चार्ज आया तो क्या करेंगे? आपस में अट्रैक्ट करेंगे। तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकंड बात करें, कोई ये हमारा क्या है? वायर है, ठीक है, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या होता है? इसके चारों तरफ फ्लक्स के कारण क्या बन जाता है? मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी को बोलते हैं मैग्नेटोस्टैटिक्स, ठीक है। इसमें हमने लॉ पढ़ा था, कूलॉम्स लॉ।
उसमें पढ़ा था हमने बायो सावर्ट्स लॉ, बायो सावर्ट्स लॉ, ठीक है। फिर आया एक साइंटिस्ट मैक्सवेल, उसने क्या किया, उसने बताया कि ये दोनों फील्ड क्या होते हैं, आपस में रिलेटेड होते हैं, और उसने कुछ इक्वेशंस दी, उनके आधार पे इन दोनों में रिलेशन को एस्टेब्लिश किया, ठीक है। तो मैक्सवेल इक्वेशन ने क्या किया, मैक्सवेल इक्वेशन क्या करती है, रिलेट करती है किसको, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो इक्वेशंस होती है ना, ये 3 लॉ पे बेस्ड होती है। कौन सी, एक तो होता है एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ, और एक फैराडे लॉ, और एक होता है आपका गॉस का नियम। इन 3 लॉ की सहायता से मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन कैलकुलेट की, ठीक है। उससे उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को आपस में रिलेट किया, ठीक है। तो आपकी पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि जो इक्वेशंस है ना वो किस लॉ से निकाली गई, ठीक है। सेकंड, आपको चारों की चारों मैक्सवेल इक्वेशन याद होनी चाहिए, उनसे तो क्वेश्चन कन्फर्म ही आ गया एग्जाम में आपके। तो इक्वेशन पढ़ लेते हैं। तो मैक्सवेल इक्वेशन इन स्टैटिक, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो इक्वेशंस क्या आपकी, पहली इक्वेशन तो है डेल डॉट डी इक्वल टू रो वी, ठीक है। जो पहले लिख रहे हैं ना वो क्या है, डिफरेंशियल फॉर्म में आपकी इक्वेशन, डिफरेंशियल या पॉइंट फॉर्म में, और यहाँ जो लिखेंगे वो क्या होगी, इंटीग्रल फॉर्म में। आपको दोनों फॉर्म याद होनी चाहिए, इंटीग्रल फॉर्म। तो पहली क्वेश्चन आपकी डेल डॉट डी इक्वल टू रो वी, जहाँ पे डी क्या आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और रो वी हमारा क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सेकंड क्या थी, डेल डॉट बी इक्वल टू 0। थर्ड हमारी क्या है, डेल क्रॉस ई इक्वल टू 0। और फोर्थ हमारी क्या है, डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे, ठीक है। ये 4 इक्वेशन दी उन्होंने, और इंटीग्रल फॉर्म में ये क्या हो जाएगी, डी डॉट डी एस इक्वल टू क्यू या रो वी डी वी, ओके। सेकेंड, बी डॉट डी एस इक्वल टू 0। थर्ड आपकी ई डॉट डी एल इक्वल टू 0। और फोर्थ आपकी एच डॉट डी एल इक्वल टू आई। ये जो है ना, ये हमारा क्या होता है, एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ, ठीक है। एच डॉट डी एल इक्वल टू आई इनक्लोज्ड, ये होता है हमारा एम्पियर्स लॉ। तो ये आपको ये 4 इक्वेशन याद रखनी है, डिफरेंशियल फॉर्म में और इंटीग्रल फॉर्म में। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने टाइम वेरिंग फील्ड में भी ये सारी इक्वेशन दी, मैक्सवेल इक्वेशन इन टाइम वेरिंग फील्ड। क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जाता है, इक्वेशन सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या था, हमारा जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड था ना वो क्या था, स्टैटिक नेचर का था। पर यहाँ पे क्या है, वो टाइम के साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो इक्वेशंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो देखो पहली इक्वेशन डेल डॉट इक्वल टू रो वी और डी डॉट डी एस इक्वल टू क्यू, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड, डेल डॉट वी इक्वल टू 0 और बी डॉट डी एस इक्वल टू बी 0, ठीक है। पर थर्ड और जो फोर्थ इक्वेशन है ना, उनमें देखो डेल क्रॉस ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल बी अपॉन डेल टी, ठीक है। तो देखो ये तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मतलब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ये मैक्सवेल ने ऑब्जर्व किया, ठीक है। इसके अलावा ई डॉट डी एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस डेल अपॉन डेल टी बी डॉट डी एस,
ठीक है। और फोर्थ इक्वेशन आपकी डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे, पर उन्होंने क्या कहा कि इसके साथ एक और टर्म ऐड हो जाएगी जब फील्ड हमारा क्या होगा, वेरिंग नेचर का होगा, डेल अपॉन डेल टी, जहाँ पे डी हमारा क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो ये क्वेश्चन दिए इन्होंने, और यहाँ क्या हो जाएगा, एच डॉट डी एल इक्वल टू आई इनक्लोज्ड प्लस डेल डी अपॉन डेल टी इंटू डी एस। ओके, तो ये हो गई 4 इक्वेशन हमारी किसमें, टाइम वेरिंग फील्ड के अंदर। और ये हो गई हमारी किसमें, जब हमारा क्या हो, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, स्टैटिक नेचर का हो। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि ये वाली जो इक्वेशन है वो किससे ली गई है, तो वो एम्पियर्स लॉ से डिराइव की गई है। क्योंकि अभी हमने देखा था कि एस डॉट डी एल क्या था हमारा, आई, और ये वाली इक्वेशन हमारी किस में है, टाइम वेरिंग फील्ड में। दोनों इक्वेशन सेम ही लॉ से निकलेगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एम्पियर्स लॉ। नेक्स्ट है आपका कि द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी अक्रॉस ए डाइलेक्ट्रिक एंड ए कंडक्टर बाउंड्री। तो इसके लिए आपको पता होनी चाहिए बाउंड्री कंडीशन। वो क्या होती है, बाउंड्री कंडीशंस। देखो, दो तरह के केस बनते हैं। पहला केस कि बाउंड्री कंडीशन फॉर ए डाइलेक्ट्रिक एंड ए कंडक्टर। ठीक है, अगर बाउंड्री पे क्या हो, ऊपर डाइलेक्ट्रिक और नीचे क्या हो, कंडक्टर हो, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, उसका टेंजेंशियल जो कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जो डी का टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन जो इसका नॉर्मल कंपोनेंट होता है ना, वो किसके इक्वल होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी के। ठीक है, तो EN कितना आ जाएगा, रो एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि डी और ई में एक रिलेशन होता है, वो क्या होता है, डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई। तो यहाँ से क्या आ गया, EN रो एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो, तो पहली बात तो ये है कि अगर बाउंड्री किसमें है, एक डाइलेक्ट्रिक और एक क्या है, कंडक्टर है, तो टेंजेंशियल कंपोनेंट तो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। पर नॉर्मल कंपोनेंट क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी के इक्वल होगा। ओके, सेकेंड केस बनता है आपका इसमें कि बाउंड्री बिटवीन टू डाइलेक्ट्रिक। इसमें हमने क्या किया, दोनों डाइलेक्ट्रिक है और उनकी परमिटिविटी डिफरेंट है। ठीक है, तब क्या होगा, तो तब देखो ये होगा कि डी जो 10(1) है ना, वो डी 10(2) के इक्वल होगा। ठीक है, ये पता है हमें, तो डी निकालना है हमें, तो डी क्या करेंगे, डी 10(1) अपॉन डी 10(2), वो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 की पहले मीडियम की परमिटिविटी क्या है और सेकंड मीडियम की परमिटिविटी क्या है, उससे हम निकाल लेंगे। सेकंड, इनके जो नॉर्मल कंपोनेंट होते हैं ना, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमारा जो EN1 अपॉन EN2 आएगा, वो क्या आएगा, E2 अपॉन E1। ये डिफरेंस है। देखो, टेंजेंशियल में तो क्या था, ऊपर क्या था, एप्सिलॉन 1 आया था, पर जो नॉर्मल है उसमें क्या आएगा, एप्सिलॉन 2 ऊपर आएगा। तो यहाँ से अगर चाहे तो एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है कि आपको टेंजेंशियल कंपोनेंट दे रखे हैं दोनों। ठीक है, ई की वैल्यू दे रखी है, आपसे पूछ ले डी की वैल्यू और आपको एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 की वैल्यू दे दे। तो याद रखना कि डी वाले में तो क्या आएगा, एप्सिलॉन 1 ऊपर आएगा, और जो एन वाला है ना, ये उसमें एप्सिलॉन 2 ऊपर आएगा। ओके, तो न्यूमेरिकल पूछेगा तो सेकंड वाले केस से पूछेगा, और कोई थ्योरी क्वेश्चन पूछेगा तो इस वाले केस से पूछेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि क्या है, एक कंडक्टर है और एक क्या है, डाइलेक्ट्रिक है। तो हमने देखा था कि टेंजेंशियल कंपोनेंट तो 0 हो जाएगा, नॉर्मल कंपोनेंट किसके इक्वल होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी के। तो इसमें हो जाएगा सी आंसर राइट, क्योंकि हमें पूछा है नॉर्मल कंपोनेंट, तो वो किसके इक्वल होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी के
इक्वल होता है नॉर्मल कंपोनेंट। अगर आपसे पूछता टेंजेंशियल कंपोनेंट तो वो क्या हो जाता 0। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपको एक लॉसलेस मीडियम दे रखा है, उसमें नीटा की वैल्यू दे रखी है आपको 60 पाई। ठीक है, और म्यू आर दे रखा है 1। एप्सिलॉन आर 1 निकालना है आपको कि कितना होगा। ठीक है, तो नीटा होता क्या है, तो नीटा होता है हमारा इंट्रिंसिक इम्पीडेंस, जो किसके इक्वल होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो की इक्वल होती है। और इसका फॉर्मूला होता है जे ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, जे ओमेगा म्यू अपॉन सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन। अब हमें देखो, हमें दे रखा है लॉसलेस मीडियम, लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक मीडियम। फॉर लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक मीडियम सिग्मा होता है हमारा 0, तो नीटा क्या हो जाएगा, नीटा हो जाएगा ये 0 हो गया, जे ओमेगा से जे ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, म्यू अपॉन एप्सिलॉन। और म्यू क्या होता है, म्यू नॉट म्यू आर, ये क्या होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो देखो म्यू नॉट एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट और म्यू आर एप्सिलॉन आर। तो आपको याद रखनी है क्या वैल्यू, कि जो नीटा नोट बोलते हैं इसको, म्यू नोट अपॉन एप्सिलॉन नोट, इसकी वैल्यू होती है 120 पाई और 377 ओम। मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो वो यहाँ पुट कर दो, तो क्या आ गया, नीटा इक्वल टू 120 पाई म्यू आर अपॉन एप्सिलॉन आर। ये होता है फॉर्मूला इंट्रिंसिक इम्पीडेंस फॉर लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक। अब चलो हमारे क्वेश्चन पे, तो देखो नीटा इक्वल टू क्या निकाला था 120 पाई म्यू आर अपॉन एप्सिलॉन आर। तो आपको नीटा कितना दे रखा है 60 पाई, तो 60 पाई पुट कर दो, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और म्यू आर कितना है 1, तो यहाँ से एप्सिलॉन आर रूट कितना आ गया 2, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो कितना आ गया 4। तो सी इज़ द राइट आंसर। तो आपको देखो ये याद रखना है कि नीटा इक्वल टू क्या होता है, नीटा नोट जिसकी वैल्यू होती है 120 पाई। एग्जाम में मोस्टली यही पूछा जाता है कि नीटा नोट की वैल्यू क्या है। अगर आपको एप्सिलॉन और म्यू आर की वैल्यू दे रखी हो तो इसका ये फॉर्मूला होता है कि नीटा इक्वल टू 120 पाई म्यू आर अपॉन एप्सिलॉन का स्क्वायर रूट। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार बना है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप आसानी याद कर लेना कि नीटा इक्वल टू नीटा नोट जिसकी वैल्यू होती है 120 पाई मल्टीप्लाई बाय म्यू आर अपॉन एप्सिलॉन, मतलब म्यू आर ऊपर आएगा एप्सिलॉन आर नीचे आएगा। ठीक है, ये अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट है आपका कि आपको मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। ठीक है, तो बात की जाए फ्री स्पेस की, तो फ्री स्पेस में क्या होगा, कंडक्टिविटी तो हमारी क्या होगी 0। ओके, और जो हमारे एप्सिलॉन और वो किसके इक्वल हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट के, और म्यू किसके इक्वल हो जाएगा म्यू नॉट के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या 2। अब बात की जाए किसकी, लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक की, तो इसमें भी हमने देखा था कि सिग्मा क्या होता है 0, पर एप्सिलॉन क्या होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, और म्यू क्या होता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर। इसका मतलब इसके लिए हो जाएगा 4। थर्ड है आपका लॉसी डाइलेक्ट्रिक, इसमें क्या है लॉस हो रहे हैं, तो सिग्मा क्या होगा हमारा नॉट इक्वल टू 0 होगा इसमें। ठीक है, 0 नहीं होगा। अगर लॉसलेस होता तो क्या होता सिग्मा 0 होता, पर यहाँ पे मैं क्या है लॉसी डाइलेक्ट्रिक है, इसका मतलब सिग्मा नॉट इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा 1 पे। फोर्थ है आपका गुड कंडक्टर, तो आपको पता ही है कोई अच्छा कंडक्टर है तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है बहुत हाई होती है, मतलब इन्फिनिटिव मान सकते हो गुड कंडक्टर है तो ये क्या हो गया 3। तो इसका मतलब 2 4 1 3, बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो ये आपको मैच करना था। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ट्रेवलिंग वेव इज गिवन बाय
आपको क्या दे रखी है, एक ट्रेवलिंग वेव की इक्वेशन दे रखी है, उससे आपको वेलोसिटी और वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है। तो देखो क्या होती है इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है E इक्वल टू EM साइन या कोस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड, और ये डायरेक्शन। यहाँ पे जो जेड है ना वो क्या कर रहा है, EM वेव की डायरेक्शन को बता रहा है, और ये किसको बता रहा है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। ओके, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड, ये हो गया हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, बीटा हो गया हमारा फेज शिफ्ट कांस्टेंट। अब देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ओमेगा अपॉन बीटा, ठीक है, और वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है टू पाई अपॉन बीटा। ओके, तो ये वाली इक्वेशन से इसे कंपेयर करेंगे, ओमेगा बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे और उससे हम वेलोसिटी और वेवलेंथ को कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो हमें दे रखी है ये इक्वेशन 100 कोस 10 की पावर 90 माइनस 4z। इसका मतलब हमें ओमेगा कितना मिल गया 10 की पावर 9 और बीटा कितना मिल गया 4। ये दो पैरामीटर चाहिए हमें दोनों चीज़ों के लिए। तो देखो पहले निकालो वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी ओमेगा अपॉन बीटा, ओमेगा कितना है 10 की पावर 9, बीटा कितना है 4, तो क्या आ गया 2.5 इंटू 10⁻8, ठीक है, ये आ गई वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। सेकेंड वेवलेंथ लेमडा वो क्या है 2 पाई अपॉन बीटा, 2 पाई, बीटा की वैल्यू कितनी है 4, तो ये क्या आ गया π/2, तो इसका आंसर हो जाएगा ए 2.5 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड और π/2 मीटर। वेवलेंथ को मीटर में, ठीक है, वैसे एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं पर ये यहाँ पे मीटर के अंदर आएगी है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपकी कि आपको प्रोपेगेशन कांस्टेंट दे रखा है आपको, ठीक है, वो आपको क्या होता है गामा, क्या होता है अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू अल्फा प्लस जे बीटा। ये तो होता है आपका प्रोपोगेशन कांस्टेंट, ये होता है आपका अटेन्यूएशन कांस्टेंट, और ये होता है आपका फेज शिफ्ट कांस्टेंट, फेज शिफ्ट कांस्टेंट, ठीक है, गामा इक्वल टू अल्फा प्लस जे बीटा। तो देखो ये वैल्यू तो होगी अल्फा की और ये वाली वैल्यू क्या होगी बीटा की। हमें निकालना क्या है वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ क्या होती है लेमडा इक्वल टू 2 पाई अपॉन बीटा 2 पाई, बीटा की वैल्यू क्या है 0.2 पाई, रख दो यहाँ पे 0.2 पाई से पाई गया तो क्या आ गई 10 मीटर, तो बी इज़ द राइट आंसर। तो आज क्लास में इतना ही, थैंक यू।